गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के कंट्रीब्यूटेड नेग्लिजेंस टॉपिक हम देख रहे थे। इसका सेकंड वीडियो में आज हम योगदान उपेक्षा कंट्रीब्यूटेड नेग्लिजेंस के अपवाद क्या है वो देखेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा कंट्रीब्यूटेड नेग्लिजेंस दो लाइनों में एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई नेग्लिजेंस से होने वाले परिणाम को होने वाले परिणाम से अपनी खुद की नेग्लिजेंस के कारण अपने आप को नहीं बचा पाना, जबकि अपने आप को बचाने के उसके पास साधन होना या अपॉर्चुनिटी होना, तो यह योगदान उपेक्षा कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंसी कहलाती है। अब हम इसके अपवाद देखते हैं। कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंसी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब वादी द्वारा प्रतिवादी पर नेग्लिजेंस का केस किया जाता है तो प्रतिवादी डिफेंस में बचाव में कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंसी योगदायी उपेक्षा का मुद्दा उठाता है। लेकिन कई मामले परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि हालांकि वादी की योगदायी उपेक्षा होती है, लेकिन फिर भी प्रतिवादी योगदायी उपेक्षा का बचाव नहीं उठा सकता, क्योंकि वादी की जो उपेक्षा होती है वह तर्क संगत या किन्हीं कारणों से माफ करने लायक होती है। तो ये परिस्थितियां, इनको हम कहेंगे ये योगदायी उपेक्षा के अपवाद है। तो फर्स्ट नंबर अपवाद हम देखते हैं कि जहां वादी प्रतिवादी की सावधानी की उपधारणा करता है। तो फ्रेंड्स, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां वादी अपने मन में युक्तियुक्त और उचित आशंका, जब वादी के मन में हो जाए कि प्रतिवादी सावधान है, तब प्रतिवादी योगदान उपेक्षा का बचाव नहीं ले सकता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब परिस्थितियां ऐसी है कि वादी का यह प्रिजम्पशन किया जाना रीजनेबल होता है कि प्रतिवादी सावधान होगा ही, तब उन परिस्थितियों में प्रतिवादी योगदायी उपेक्षा का बचाव लेकर अपने द्वारा वादी को दी गई क्षति से नहीं बच सकता, क्षति की क्षतिपूर्ति करने से नहीं बच सकता। इसका हम एक केस देखते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का। इस केस में क्या हुआ, वादी अपने ट्रक में डालडा टीन लादकर जा रहा था और प्रतिवादी रेलवे जो कंपनी थी उसका रेलवे क्रॉसिंग आने पे वह वहां रुका, लेकिन फाटक खुला हुआ था और उसको ये पता नहीं चला कि ट्रेन आने वाली है। तो फाटक खुला होने से वह रेलवे क्रॉसिंग पार करने की और बढ़ा, तभी ट्रेन आ गई और एक्सीडेंट हो गया। अब इस केस में जब वाद दायर किया गया, तब इसमें वादी ने तर्क दिया कि यह टोटली रेलवे कर्मचारियों की असावधानी से हुआ, क्योंकि गेटमैन द्वारा फाटक बंद न किया जाना उसके कर्तव्य की अपालना होती है। तो प्रतिवादी ने इसमें, जैसा कि यह है कि प्रतिवादी का डिफेंस है योगदायी उपेक्षा, प्रतिवादी ने योगदायी उपेक्षा का तर्क उठाया, बचाव किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि रेलवे कंपनी अपने कर्मचारियों की उपेक्षा के कारण हुई क्षति के लिए दायी है, क्योंकि इस परिस्थिति में वादी यह युक्ति युक्त उपधारणा करने के लिए सक्षम था कि प्रतिवादी के कर्मचारी सावधानी बरतेंगे, लेकिन प्रतिवादी द्वारा सावधानी न बरतना यह योगदायी उपेक्षा का अपवाद साबित हुआ। इसका सेकंड पॉइंट हम देखते हैं अपवाद का, अंतिम अवसर। तो स्टूडेंट्स, अंतिम अवसर का सिद्धांत, लास्ट अपॉर्चुनिटी का सिद्धांत जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप
अलग से भी तैयार करना, क्योंकि कई बार छोटे क्वेश्चंस में भी इस सिद्धांत को पूछा जाता है। जब छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा 2 लाइन्स में लिखना है, तो आप उसमें लिखना कि जिस वाद में खतरे को टालने का प्रतिवादी के पास उचित और युक्तियुक्त अवसर हो, तो उसे हम अंतिम अवसर का सिद्धांत कहेंगे। ब्रैकेट में आप ये जरूर लिखिएगा डेविस वर्सेस मान, क्योंकि ये कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि अंतिम अवसर का सिद्धांत का फेमस केस लॉ कौन सा था, लीडिंग केस लॉ, तो वो डेविस वर्सेस मान आप लोग जरूर लिखिएगा। तो डेविस वर्सेस मान के फैक्ट्स हम देखते हैं। इस केस में वादी ने अपने घोड़े के दोनों पैर बांधकर एक सड़क पर डाल दिया था उसे। दूसरी तरफ से प्रतिवादी अपने घोड़ा गाड़ी पर उस सड़क पर बहुत तेज गति से आ रहा था और उसने उस बंधे हुए घोड़े की तरफ ध्यान नहीं दिया और दोनों आपस में टकरा, घोड़ा गाड़ी और गधा दोनों आपस में टकरा गए। इससे गधे को चोट लगी, वादी द्वारा वाद दायर किया गया था। तो यद्यपि हम देखते हैं कि इस केस में गधा अनुचित रूप से सड़क पर रखा गया था वादी द्वारा, लेकिन प्रतिवादी का भी कर्तव्य था कि सड़क पर इस गति से जाए कि दुर्घटना का बचाव हो सके। इस तरह से हम देखते हैं माननीय न्यायालय ने कहा कि जो गधा था दोषपूर्ण रूप से सड़क पर था, लेकिन प्रतिवादी के पास उस दुर्घटना को बचाने का अंतिम अवसर था। इसलिए माननीय न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी क्षतिपूर्ति दिए जाने का दोषी माना जाएगा, वो दायी होगा क्षतिपूर्ति देने का। इसमें एक केस और हम देखते हैं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हनुमान प्रसाद का। इस केस में न्यायालय ने कहा कि जब भी योगदायी उपेक्षा पर क्वेश्चन अराइज होता है, तो यह निर्धारण किया जाएगा कि दुर्घटना टालने का अंतिम अवसर किसके पास था। तो इस केस के फैक्ट्स ये थे कि ट्रेन का इंजन था और ट्रेन के इंजन के ड्राइवर ने देखा जब ट्रेन चल रही थी, इंजन चल रहा था, तो वहां सामने ट्रक आ रहा था। तो उसने जैसे ही ट्रक को देखा, ट्रेन के इंजन के ड्राइवर ने वैक्यूम लगा दिया, लेकिन फिर भी एंड में जाके ट्रक से कुछ हद तक वो टकरा गया और ट्रक को नुकसान पहुंचा। तो न्यायालय ने कहा कि ट्रेन का ड्राइवर इससे अधिक नियंत्रण करने की स्थिति में नहीं था, और लेकिन ये था कि ट्रक का ड्राइवर भी सतर्क होता तो ट्रक को दुर्घटना से टाल सकता था। इसलिए इस केस में न्यायालय ने कहा कि ट्रक के ड्राइवर के पास दुर्घटना टालने का अंतिम अवसर प्राप्त था। तो फ्रेंड्स, अंतिम अवसर का सिद्धांत में हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जब कोई घटना दो व्यक्तियों की योग्यता उपेक्षा के कारण घटित हो रही हो, तब वही व्यक्ति दायी होगा जिसे घटना रोकने का अंतिम अवसर प्राप्त था। ठीक है, और फिर एंड में ब्रैकेट में आप डेविस वर्सेस मान भी लिखिएगा अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आए तो, कि वह व्यक्ति दायी होगा जिसके पास घटना रोकने का अंतिम अवसर प्राप्त था। अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। ये थर्ड पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, इसका भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है वैकल्पिक खतरे का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर। इसे दूसरे रूप में यह भी कह सकते हैं कि दोहरे खतरे का सिद्धांत, कि दोहरे खतरे का सिद्धांत क्या है। इसके और भी कई वर्ड्स से ये पॉपुलर है ये डॉक्ट्रिन, जैसे चॉइस ऑफ एविल्स, द एग्नी ऑफ मोमेंट, द डिलेमा प्रिंसिपल। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि दो बुरी चीजों में से कोई एक चीज को चुनता है, उससे अगर क्षति होती है तो भी
दूसरा व्यक्ति उस क्षति की पूर्ति करने के लिए दायी होगा। अब लीगल टर्म में हम कहें तो इसका मतलब ये होगा कि जब वादी प्रतिवादी के गलत काम से अचानक से बहुत बड़े खतरे में पड़ जाता है और खतरे को टालने के लिए ऐसा युक्तियुक्त निर्णय लेता है जैसा कि एक प्रज्ञावान व्यक्ति उस परिस्थिति में लेता हो, और उसके परिणाम स्वरूप भी यदि उसे क्षति पहुंचती है तो उसके लिए प्रतिवादी दायी माना जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत सिंपल है कि अगर प्रतिवादी के कारण वादी खतरे में है और वादी के सामने दो ऑप्शन है कि वो ये करे, वो ए पॉइंट वाला काम करे या बी वाला काम करे, और उसमें से वह तुरंत सोच के कोई करता है, एक करे या बी करे, और दोनों में से कोई एक करता है, वो दोनों बुराइयों में से एक बुराई चूज करता है, वो अल्टरनेट डेंजर चूज करता है, तब वह तब भी उसे क्षति पहुंचती है तो उसके कारण हुई क्षति के लिए भी प्रतिवादी दायी होगा, क्योंकि वह खतरे में उस प्रतिवादी के कारण ही पड़ा था। इसका एक बहुत अच्छा केस लो है जॉन्स वर्सेस बाइसी का केस। इस केस में क्या हुआ, वादी प्रतिवादी की घोड़ा गाड़ी से कहीं जा रहा था और प्रतिवादी ने वो घोड़ा गाड़ी बहुत तेज दौड़ाना शुरू कर दिया और उसकी प्रतिवादी की नेग्लिजेंस से घोड़ा गाड़ी नियंत्रण से बाहर होने लगी। तो इससे वादी बहुत ज्यादा डर गया और उसे लगा कि शायद बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, और अपने आप को बचाने के लिए वह चलती हुई गाड़ी से कूद गया था और उसके पैरों पे बहुत चोट लग गई। जब वाद दायर किया गया तो प्रतिवादी ने कहा कि अगर वह नहीं कूदता तो उसे कोई चोट नहीं लगती, क्योंकि मैंने उस घोड़ा गाड़ी को कर लिया। लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि इसमें दोहरे खतरे का सिद्धांत लागू, कि दो खतरों में से एक खतरा वादी ने चूज किया था। अब चाहे उसके फलस्वरूप भी उसे हानि हुई हो तो भी प्रतिवादी उसे नुकसानी देने को दायी होगा, क्योंकि वादी ने वह वैसा सोचा कि उस परिस्थिति में कोई भी विवेकशील सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सोच सकता था। इसके संबंध में नेक्स्ट वीडियो में और भी केस लॉज हम देखेंगे और इसके अन्य अपवाद भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।